बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जमात इस्लामी ने गज़ा मार्च किया इस्लामाबाद में और अच्छा तगड़ा मार्च था। बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे। उसमें जो जमात इस्लामी के अमीर हैं उनकी तकरीर बहुत इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन ये मार्च ऐसे नहीं हुआ। देखें, गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एहतजाज करना चाहती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी निकलती है, जिनके पास सबसे बड़ी अवामी ताकत है, उन्हें रोक दिया जाता है, उन्हें एहतजाज नहीं करने दिया जाता। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ से खाइफ है, खौफजदा भी है, परेशान भी है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है। लिहाजा वो किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर आने ही नहीं देना चाहते। यही इस्लामाबाद है जहाँ पर तहरीक इंसाफ को कहा जाता है कभी संजानी में रुक जाओ, कभी मवेशी मंडी में चले जाओ, कभी उधर चले जाओ, कभी इधर चले जाओ, लेकिन इसी इस्लामाबाद में जमात इस्लामी को इजाज़त दी जाती है। अब ये इजाज़त जिन शराइत पे दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इस्लामाबाद को पूरे को सील किया गया, क्योंकि इन लोगों ने ऐलान किया था कि ये अमरीकी सफारत खाने तक जाएंगे मार्च करते हुए, तो उसके ऊपर पूरा इस्लामाबाद सील कर दिया गया। अमरीकी सफारत खाने ने जैसे ही हुक्म दिया तो इस्लामाबाद पूरा का पूरा लॉक कर दिया। उसके बाद हुक्मरानों ने रब्ते किए जमात इस्लामी से। जमात इस्लामी की क़यादत से शहबाज शरीफ की थोड़े दिन पहले मुलाकात भी हुई थी, तो फिर यकीन दिलाया गया कुछ चीज़ों पे, और जो चीज़ें तय हुई वो फिर साबित भी हुई। नंबर एक, कोई भी अमरीकी सफारत खाने की तरफ जाने का सोचे भी मत। लिहाजा अमरीकी सफारत खाने की तरफ कोई भी नहीं गया, ना इस बारे में सोचा गया। सेनेटर मुश्ताक साहब जो है उनको इस सारे इवेंट से गायब रखा गया और उनके मौक़िफ़ का भी उनको मौका नहीं मिला। उनके साथ बड़े लंबे अरसे से यही हो रहा है। और साथ ही साथ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बिल्कुल कोई तनकीद नहीं होगी। आप अपने जलसे में हुकूमत पे तनकीद करें, अपोजिशन पे तनकीद करें, सब पे तनकीद करें, लेकिन आप एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद नहीं करेंगे। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट की जो जमात है जमात इस्लामी, तो जमात इस्लामी ने एस्टेब्लिशमेंट पे बिल्कुल तनकीद नहीं की और हुकूमत पे हल्की फुल्की तनकीद की है, अपोजिशन पे भी तनकीद करके बैलेंस किया है। और एक अच्छा प्रोग्राम था, पूरे पाकिस्तान से वो अपने कारकुनों को लेकर आए और लाकर उन्होंने इस्लामाबाद में एक अच्छा शो किया। लेकिन जो उन्होंने कहा था कि अमरीकी सफारत खाने की तरफ जाएंगे, मार्च करेंगे, एहतजाज करेंगे, वो उन्होंने नहीं किया। अच्छा, एक और चीज़ से भी मना किया गया था, गालिबन उस पर उन्होंने बात ही नहीं की, लेकिन ये मामला सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने बड़े ज़ोरदार तरीके से उठाया और ये जमात इस्लामी के सेनेटर रहे। अब उन्होंने ये बताया कि ये जो साजिश है जिसके बारे में बात हो रही है, इस पर अब उन्होंने अपनी तहकीकात पेश की हैं कि जो अमेरिकन ज्यूश कांग्रेस ने जो शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या पाकिस्तान की रियासत का, इस हवाले से कि उनकी मदद की गई है उस करारदाद में जो करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई है। अब इस पे ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, या दूसरी तरफ का मौक़िफ़ ये था कि ये ना, ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा है, एक साजिश के तहत जो अमेरिकन ज्यूश कांग्रेस है वो जानबूझ के इस तरह की बात कर रही है कि पाकिस्तान मशकूक हो जाए या पाकिस्तान की आवाम की नज़रों में पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत जो है वो मशकूक हो जाए। लेकिन इसमें कुछ हक़ाइक़ सामने रखे हैं ट्वीट में सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसल में शहबाज हुकूमत ने इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया, सबूत हाजिर हैं, तफसीलात हाजिर हैं। ये बड़ा तफसीली एक इन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है, सोशल मीडिया पे इन्होंने इसको पोस्ट किया है और वो उसमें बताते हैं कि ये दो मुसव्वदे हैं करारदाद के। जैसा कि आपको याद है, आईनी तरमीम के भी दो मुसव्वदे थे, एक दिखा रहे थे अपोजिशन को और दूसरा मंजूर करवा रहे थे। इसी तरह जो है बलूचिस्तान के अंदर भी दो मुसव्वदे थे, उन्हें बताया कि जनाब आपकी तनख्वाहें बढ़ने वाली हैं, ये बिल पास करवा दें, उधर मादनियात का बिल पास करवा दिया। तो ये ऐसे दाव लगाते हैं। अब पता चल रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का मादनियात का बिल है उसके भी दो मुसव्वदे बनाए जा रहे हैं। एक इमरान खान साहब को ब्रीफ किया जाएगा, दूसरा पास करवाया जाएगा, लेकिन ये इतना आसान रहेगा नहीं, उस पर भी बड़ी डिस्कशन होनी है। अच्छा जी, उन्होंने ये बताया कि एक एक पॉइंट करके उन्होंने कहा दो मुसव्वदे हैं और दोनों को उन्होंने देखने के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने यह दावा किया कि दोनों में फ़र्क है और ये जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान को उन्होंने साबित किया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के पास ये नुमाइंदगी मौजूद थी और पाकिस्तान ने जहाँ इसराइल की मजम्मत की वहाँ पाकिस्तान ने हमास की मजम्मत भी की। और उन्होंने ये भी कहा कि ये गैर ज़रूरी था, हमास की मजम्मत ना भी करते तो कोई मसला नहीं था। और फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुप्स को भी तनकीद का निशाना बनाया गया, जो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सेनेटर मुश्ताक साहब ये कहते हैं कि कोई ऐसा ज़ाब्ता मौजूद नहीं है करारदादों के लिए कि आपको दोनों फ़रीक़ैन पे तनकीद करनी हो।
जो लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, उनको आप बराबर खड़ा नहीं कर सकते उन लोगों के जो लोग जुल्म कर रहे हैं या जो लोग जबर कर रहे हैं। ये सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने कहा और इसकी तफसीलात उन्होंने सामने रखी हैं, लेकिन इस पर जमात इस्लामी ने कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं की उन्होंने। यानी ये एक ऐसा शो था जिसकी इजाज़त दी गई, अच्छे बच्चों की तरह शो किया गया। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त दें तो वो सारा इस्लामाबाद ही भर देंगे। वो सिर्फ अनाउंस करेंगे और 48 घंटे के अंदर पूरा का पूरा इस्लामाबाद भर देंगे। लाहौर में वो जलसा अनाउंस करेंगे और 48 घंटे के अंदर पूरा का पूरा मीनार पाकिस्तान और आसपास के सारे इलाके भर देंगे। तहरीक इंसाफ के पास ये ताकत है, लेकिन रियासत उन्हें इजाज़त नहीं देती और कानून का डंडा इस्तेमाल करती है। और तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा जी हम कानून को हाथ में नहीं लेते। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो मुत्तहिदा अरब अमारात के डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। चंद दिन पहले इनकी एक मुलाकात हुई इसराइली हम मनसब के साथ, यानी वहाँ पे इसराइली वज़ीर ख़ारजा आए थे और उनके साथ इनकी मुलाकात हुई है अरब अमारात की गवर्नमेंट की, और उसके बाद उनकी पाकिस्तान में आमद हुई है। तो इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करें और आप ये देखें कि इसराइल के बारे में पाकिस्तान की बदली बदली पॉलिसी, यानी पाकिस्तान में आप इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर सकते। एक वफ़द इसराइल में जाता है पाकिस्तान में, उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं होती। पाकिस्तान में आप इसराइल के हवाले से जैसे माजी में चीज़ें होती थी वैसे नहीं हो रही। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करके देखें और फिर जो अमेरिकन ज्यूश काउंसिल है, कांग्रेस है, उनका शुक्रिया आप उठाकर देखें तो आपको ये समझ आ जाएगी कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है इसराइल को लेकर वो वैसी नहीं है जैसी माजी में हुआ करती थी। लेकिन अभी तक इसको अनाउंस नहीं किया गया, इसका ऐलान नहीं किया, लेकिन पॉलिसी तब्दील हो गई है। नाज़रीन, साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने भी आर्मी चीफ के बयान को आड़े हाथों लिया है। अब साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने क्या कहा, ये ज़रा आप उनका बयान सुन लें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा मैं जो बात कह रहा हूँ मुकम्मल तहकीक के साथ कह रहा हूँ, यानी मेरे तहकीक वाली शर्त है उन्होंने मुकम्मल की, और फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड नहीं कर रहा, तहकीक करके कह रहा हूँ कि दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत, सबसे बड़ी इस्लामी फ़ौज और जदीद तरीन असलहे के बावजूद आज तक 1500 दहशतगर्द नहीं पकड़े गए। ये जनाब साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने खिताब किया। तो उन्होंने ये क्यों कहा? मामला ये है कि आर्मी चीफ ने क्लेम किया कि सिर्फ 1500 दहशतगर्द है। ये तकरीर जो आर्मी चीफ की है ना, ये गले में फंस गई है। इंडिया ने इस पर बड़ी तनकीद की है और आर्मी चीफ के लेवल के ऊपर ऐसी तकरीर नहीं होनी चाहिए थी जिसमें इस लेवल पे जाके बातचीत की जाती। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, दुनिया अमन की तरफ जा रही है, दुनिया जा रही है इंटरफेथ हार्मनी की तरफ जा रही है। दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट तब्दील हो रहे हैं, लोग कारोबार करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, और हम पिछली सदी की उन चीज़ों में फंसे हुए हैं जिन पे एस्टेब्लिशमेंट कभी पाकिस्तान में रूल किया करती थी। तो जो चीज़ें हैं वो बहुत पुरानी इस्तेमाल की तो काम हुआ नहीं, उस तरीके से नहीं हुआ जैसे माजी में किया जाता था। तो अब आर्मी चीफ का वो जो स्टेटमेंट है, इसमें ये आपने सुना साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने क्या कहा। अब ज़रा सुने आप अल्लामा नूरुल हक कादरी साहब क्या कह रहे हैं रियासत मदीना और रियासत तैयबा के बारे में। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है, इमरान खान साहब ने ये इस्तेमाल किया था लफ्ज़ रियासत मदीना का, और उसके बाद बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान में। तो नूरुल हक कादरी साहब जो इमरान खान साहब के वज़ीर भी थे मजहबी उमूर के, उन्होंने फरमाया कि तारीख़, सीरत, सुन्नी शिया अहले हदीस जिस मकतबे फ़िक्र की किताब उठाएं 3 मुआहिदों का जिक्र करेंगे, मिसाक मदीना, मुआख़ात मदीना, वसीक़ा मदीना, और ये सारे मदीना मुनव्वरा के अल्फाज थे। रियासत मदीना की बुनियाद अदल, रहम और शफ़क़त पर है। आजकल ये बहस छेड़ी जा रही है कि रियासत तैयबा है या रियासत मदीना है। खुदा के लिए इस दिलकश तसव्वुर को जो इमरान खान ने दोबारा से ज़िंदा किया है और हमारे दिलों और रूहों को छेड़ा है, इसे मशकूक ना करें। लेकिन आर्मी चीफ रियासत मदीना भी अगर कह देते तो एक एहसास कमतरी है पाकिस्तान में कि इमरान खान जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा वो हमने नहीं करने। यानी कई लोग ऐसे ही छेड़ने के लिए ना ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताईन जो है उसको ट्वीट कर देते हैं। तो मुझे 1-2 लोगों ने बताया कि जी हमें ये कहा गया कि आप ये क्यों ट्वीट कर रहे हो, जी कुरान पाक की आयत है,
क्योंकि इस आयत से इमरान खान साहब अपनी तकरीर का आगाज़ करते हैं, तो उसके ऊपर भी जो है वो बाज़ लोग एतराज़ करते हैं, या इस आयत को ट्वीट करने के ऊपर ये समझते हैं कि ये इमरान खान की नहीं, वो आयत भाई 1400 साल से है। और ये ईया का नाबुदू व ईया का नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, इसमें क्या बुराई हो सकती है खुदा न खास्ता। ये तो आप अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं ना। तो बुग़्ज़ ऐसी जगह पे ले गया इस रियासत को, इस रियासत के लोगों को, या बड़े फैसला साजों को, कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि वो इमरान खान बनना भी चाहते हैं, इमरान खान की नकल भी करना चाहते हैं, लेकिन वो इमरान खान वाले अल्फाज अदा करते हुए भी डरते हैं। यानी इमरान खान को मारने में इनकी आधी नौकरियां और आधी ज़िंदगियां गुजर गई हैं, और वो इनसे नहीं मारा गया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अब बाकी इनकी आधी ज़िंदगियां और बाकी की नौकरियां इस चक्कर में गुजर जाएंगी कि ये इमरान खान बन जाएं। ये सारे बनना इमरान खान चाहते हैं, लेकिन नफ़रत भी इमरान खान से करते हैं, उसके बुग़्ज़ में भी मुब्तला है। तो नूरुल हक कादरी साहब का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया। अब उमर अयूब साहब ने एक इंकशाफ किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि दरियाए सिंध में नहरें निकालने के हवाले से एक करारदाद जमा करवाई कौमी असम्बली में, और उसे कौमी असम्बली के रिकॉर्ड से गायब कर दिया गया। काटलिंग ड्रोन हमला के खिलाफ जुनेद अकबर ने तकरीर की, इस तकरीर को ही कौमी असम्बली के रिकॉर्ड से डिलीट करवा दिया गया। याजूज माजूज ने कौमी असम्बली में घुसकर पार्लियामेंटेरियंस को उठा लिया, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, करारदाद गायब करवा दी गई, और वो भी वो जिस पे हुकूमती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब सियासत करने पे मजबूर है। देखिए, हकीकत तो ये है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध का पानी SIFC को दे दिया कि जी सिंध के किसान की खैर है, आप उसको छोड़ें, SIFC अपनी खेती बाड़ी करे वहाँ पे चोलिस्तान में, रेगिस्तान में, तो आप करें, सिंध के किसानों को आप छोड़ें, उनका अल्लाह मालिक है, आ जाएगा पानी। तो जरदारी साहब ने ये ऑर्डर दे दिया और सौदा कर लिया पानी का। लेकिन अब पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी, जब PTI ने ये मामला खोला सिंध के अवाम के सामने, अभी वहाँ पे एहतजाज चल रहा है, 60 से ज़्यादा मुकामात पे एहतजाज चल रहा है, मुख्तलिफ पार्टियाँ एहतजाज कर रही हैं, पीपल्स पार्टी उनको रोक भी नहीं सकती। इसी पे उन्होंने सारी ज़िंदगी सियासत की है, और अब पीपल्स पार्टी बहुत बुरी तरह फंस गई है, बहुत बुरी तरह फंस गई है। तो उमर अयूब साहब ने इंकशाफ किया कि जनाब, ये तो काटलिंग ड्रोन हमले वाली तकरीर हो या नहरें निकालने के हवाले से करारदाद हो, इन्हें गायब कर दिया गया है कौमी असम्बली के रिकॉर्ड में से। ये वैसे बड़ी तशवीशनाक और हैरान कुन बात है जो हुई है। नादरीन, महमूद खान अचकज़ई साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए और कुछ मुतालबात किए हैं। एक उन्होंने कहा जी, हवालदार स्पीकर, ये वो एजाज सादिक साहब को कह रहे हैं, सारी बुराइयों की जड़ है लेफ्टिनेंट जनरल शहबाज खान और हवलदार स्पीकर हमारे मालिक बने बैठे हैं, ये हमारी कमज़ोरी है। अगर हमें लड़ना है तो इस हवलदार स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना होगी। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल कह के शहबाज शरीफ को बड़ी ज़्यादती की। इमरान खान साहब ने उनका नाम अर्दली रखा है, अर्दली, तो आप डायरेक्ट उनको लेफ्टिनेंट जनरल पे ले गए। मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा ओहदा उनके पास है, वो तो कर्नल भी आ जाए तो उसको भी उठ के सलाम करते होंगे। शहबाज शरीफ के बारे में मुझे एक साहब बता रहे थे कि जब आर्मी चीफ निकलते हैं या कोई बड़ा फौजी अफसर निकलता है उनके दफ्तर से, तो वो बाहर तक आते हैं, धूप वाली जगह तक आते हैं, गाड़ी के साथ भी थोड़ा सा जाते हैं, ऐसे सलाम करते हैं शहबाज शरीफ साहब। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये काम उन्होंने ना किया तो उनकी नौकरी पक्की नहीं रहेगी। इस कदर शहबाज शरीफ साहब एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। इस कदर शहबाज शरीफ साहब मेहमानों को, जो ख़ास तौर पे यूनिफॉर्म में आते हैं, उनको इतना मर्तबा और इतना एहतराम देते हैं। एक इमरान खान था, वो अपने दफ्तर में से अल्लाह हाफिज़ कर देता था। शहबाज गिल ने कहा कि कभी भी वो जनरल बाजवा को छोड़ दें, बाहर नहीं आए इमरान खान साहब, बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़, काम हो गया, अगली मीटिंग। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया, इन हरकतों की वजह से जो है ना वो ख़राबी पैदा हो जाती है, लोगों के दिमागों में ये चीज़ बैठ जाती है कि हम इनसे बेहतर हैं। अब अचकज़ई साहब कहते हैं हम ना पागल हैं, ना दीवाने हैं, ना गिलगित बल्तिस्तान के लोग पागल हैं, ना बलूचिस्तान के, ना पख्तूनख्वा के। जो वसाइल यहाँ हैं हम सबके हैं, नहीं तो कम से कम हमारे बच्चों का इतना हक तो तस्लीम कर लें कि हम इसमें हिस्सेदार हों। पाकिस्तान तब चलेगा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब की ज़मीनों में जो नेमतें मादनियात हैं, इन पर पहला हक इनके अवाम का तस्लीम किया जाए, आइनी ज़मानत दी जाए। ये जनाब इन्होंने कहा। और एक और मुतालबा भी महमूद खान अचकज़ई साहब ने किया है। उन्होंने कहा कि कहते हैं कि हम दहशत गर्दी के मुखालिफ हैं,
शहबाज खुदा को मानो, खुदा से डरो। तुम भी कलमा पढ़ते हो। आप लोगों ने आर्मी के ज़ोर से, फ़ौजों के ज़ोर से, पुलिस के ज़ोर से 25 करोड़ इंसानों का मैंडेट ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर छीना है, पैसे के ज़ोर पर छीना है। जो बिकता है वो जिंदाबाद, वो अच्छा पाकिस्तानी है, और जो नहीं बिकता वो गद्दार है। यही हो रहा है आजकल पाकिस्तान में। अभी देखिए उन्होंने सनाउल्लाह साहब ने जो खबर दी है वो खबर ठीक है ना, मैं तस्दीक करता हूँ उसकी। मेरी फैमिली हो या साबिर शाकिर साहब की फैमिली हो, सदीक जान साहब की फैमिली हो, समी इब्राहिम साहब की फैमिली हो, असद तूरी और बहुत सारे सहाफ़ी हैं, जितनी भी तनकीदी आवाज़ें हैं उन सबके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे सील किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। रिश्तेदारों के सील किए जा रहे हैं, दूर दराज के रिश्तेदारों के भी सील किए जा रहे हैं। यानी अगर हमने किसी की मदद करने के लिए किसी बच्चे की फ़ीस जमा करवाई और उसके अकाउंट में पैसे गए तो उसका भी अकाउंट सील। अगर हमने किसी बेवा को राशन डलवाने के लिए किसी बंदे ने, हम में से किसी ने भी कोई पैसा भिजवाया तो उसका भी अकाउंट सील। असद तूर की बुजुर्ग वालदा है, उनके पेंशन के पैसे हैं, वो अकाउंट भी सील। ये बेशर्मी, डिटाई और बदतमीज़ी तो हमने कभी नहीं देखी थी। लेकिन इस मामले का मुकाबला करेंगे। जितने भी आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ डील करते हैं उनके तक हम ये तफसीलात लेकर जाएंगे। हम ये तफसीलात जो है वो यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा को भी देंगे। हम आलमी सतह पर इस मसले को उठाएंगे जहाँ तक उठा सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो अदालतें इंसाफ देती नहीं और इंसाफ का कोई वहाँ पे इम्कान भी नहीं है। पाकिस्तान में भी केस करेंगे, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं करेंगे, पाकिस्तान में भी केस करेंगे इन मामलात को लेकर। इस पर अभी हम गौर ख्वास कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसको आलमी सतह पे उठाएंगे और इनका असल चेहरा दिखाएंगे कि जो इन पे तनकीद करता है ये उनके साथ इस लेवल तक जाते हैं कि पाकिस्तान में बिल्कुल रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये जुल्म और ज़्यादती की हर हद क्रॉस कर चुके हैं। नाज़रीन, एक और जो खबर है वो फसल के हवाले से है और वो किसानों के हवाले से है। किसानों ने धमकी लगाई है कि हमें गंदम का रेट दिया जाए, वरना आइंदा हम गंदम काश्त नहीं करेंगे। बल्कि जो कुछ इस वक्त पंजाब हुकूमत ने किया है, किसान रहनुमा ये बता रहे हैं टीवी चैनल्स पे आके कि हुकूमती इक़दामात और ढिटाई की वजह से मज़ीद कीमत कम मिल रही है, 200 रुपये से 400 रुपये फ़ी मन के हिसाब से। नाज़रीन, एक बड़ी खबर मैं आपको देता हूँ, और ये बड़ी खबर जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से मुझे मिली है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बड़ी खबर है, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई एक बहुत इम्पॉर्टेंट आदमी से और उसने वो बात बताई जिस पे एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में किया जाता है। ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जब डीजी ISI थे जनरल आसिम मुनीर, तो कहा जाता है कि जनाब ये कोई लेकर गए फाइलें इमरान खान साहब के पास, जिनमें उस्मान बुज़दार और बुशरा बीबी का मामला था। इमरान खान साहब ने इनको DG ISI के ओहदे से हटा दिया, तो ये वो बदला ले रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वो बदमज़गी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर तो ये फाइलें थी तो आज ले आए ना, उस्मान बुज़दार को उठा के जेल में डालें और बुशरा बीबी के ऊपर उन फाइलों की बुनियाद पे केस बनाएं। तो ऐसी कोई फाइलें नहीं है, सब झूठ है। हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत ताकतवर मुल्क का एक बहुत अहम आदमी पाकिस्तान आया था जब इमरान खान साहब नए नए वज़ीर-ए-आज़म बने थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा था और इससे पाकिस्तान को बहुत सारे फ़ायदे हो सकते थे। वो शख्स उस वक्त के DG ISI जनरल आसिम मुनीर साहब से मिला, और उस मुलाकात में जब बहस हुई और बातचीत हुई, अब ये वो शख्स बता रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अभी उन्होंने मुझे मना किया कि आपने नाम नहीं लेना, बंदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुल्क भी बहुत ताकतवर है। तो उन्होंने कहा जी वो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा दे सकता था। DG ISI के बाद उसकी मुलाकात इमरान खान साहब से थी, अगले दिन सुबह 9 बजे। तो आसिम मुनीर साहब से वो मुलाकात कर रहा था और वहाँ पे इख्तलाफ पैदा हो गया चंद चीज़ों को लेकर, क्योंकि वो सिविलियन साइड के साथ ज़्यादा काम करना चाह रहे थे और यहाँ पे जो है वो एक दबाव रहता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही काम करें। दूसरा, जो कुछ नुक्ता नज़र थे चीज़ों के बारे में, खित्ते के बारे में, वहाँ पे उनका कुछ मुलाकात के अंदर तलखी हो गई और उसके बाद वो साहब वहाँ से उठ के चले गए। तो DG ISI आसिम मुनीर साहब थे उस वक्त। अगले दिन सुबह 9 बजे इमरान खान साहब से मुलाकात थी, तो 7 बजे उन्हें फ़ोन आया उनकी अपनी एम्बेसी से कि जी आपकी मुलाकात कैंसिल हो गई है। तो उन्होंने जब पता करवाया तो पता चल गया कि जनाब ये तो कल वाली तलखी का नतीजा है कि मुलाकात कैंसिल हो गई। तो अब मैं क्या करूं? उन्होंने अपने ताल्लुकात वगैरह लगाए और इमरान खान साहब से शाम को मुलाकात कर ली। उन्होंने हल्की बुल्की ये चीज़ भी सामने रखी, लेकिन वो इमरान खान साहब जो हैं वो जो रेलिवेंट चीज़ें थी उनके ऊपर उनका फोकस रहा। अगले दिन वो साहब गए और जाकर उन्होंने मुलाकात की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से। बाजवा साहब को उन्होंने बताया कि जनाब आपके DG ISI से मेरी मुलाकात हुई और उसमें ये चीज़ें हुई हैं, और अगर ये मामला ऐसे चलेगा तो इसका ये नुकसान होगा।
बाजवा साहब जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद पे लट्टू थे उस वक्त, और वो जनरल फैज़ हमीद को लेकर आना चाहते थे बतौर DGISI। तो उन्होंने फिर इस मामले को इस्तेमाल करके, और कोई ईरान का कुछ एक मामला था जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, इन दो चीज़ों को उन्होंने इस्तेमाल किया और उस वक्त के वज़ीर आज़म को कहा जी कि ज़रूरी है कि DGISI को तब्दील किया जाए, और फिर इस तरह DGISI तब्दील हुए। अब ये एक साइड ऑफ द स्टोरी ये भी है, ये मुझे आज कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन्होंने बताया कि जनाब हमें उस इम्पॉर्टेंट आदमी ने खुद, ये जिस मुल्क में मैं हूँ यहाँ का नहीं है बहरहाल, उन्होंने कहा जी वो जो अहम तरीन आदमी है उसने हमें खुद ये बात इसी तरह बताई है कि मैं जब गया, और अगर मैं आपको तफसीलात बताऊँगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे बड़े ओहदों पे ऊपर बैठे हुए लोग कितनी छोटी सोच रखते हैं और कितनी सतही इनकी सोच है। वो आदमी डील करने आया एक मुल्क के साथ और मामला किसी और तरफ चल रहा था। बहरहाल जनरल बाजवा साहब ने इसके अंदर भी अपना फ़ायदा निकाला। जैसा कि कादी फाइल ईसा के मामले में इमरान खान साहब का तो कोई चक्कर नहीं था, उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, वो उनके ऊपर केस करना चाहते थे। उन्होंने PTI के कंधे पर रख के बंदूक चलाई, केस कर दिया। बाद में खुद मिल गए जाके कादी फाइल ईसा के साथ, उनके साथ हाथ मिला दिया और कादी फाइल ईसा को कहा जी ये आपका दुश्मन है, इसको मारो। क्योंकि सियासतदान जो है वो कमज़ोर हदफ होता है हमेशा से। इमरान खान से पहले तक तो यही साबित हुआ है। अब इमरान खान के आने के बाद जो है वो सोच बदल जाए तो अलग बात है। सियासतदान क्योंकि हमेशा कमज़ोर हदफ था तो सारा मलबा उस पर डाल दिया जाता है एंड ऑफ द डे। तो कादी साहब को भी लगा बदला इमरान खान से ले लो, चेक किया किसी और ने। तो इसी तरह जो है वो अब जनरल फैज़ हमीद तो जेल में है, बंद है, कैद है। और इमरान खान साहब भी जेल में बंद है, कैद है। और जनरल बाजवा जो है क्योंकि वो आर्मी चीफ रहे हैं तो उसके बारे में एक SOP है कि आर्मी चीफ को ये कुछ नहीं कहते। ये बात हमें जनरल मुशर्रफ ने भी बताई थी, ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है, जनरल बाजवा ने भी की थी कि आर्मी चीफ को नहीं पकड़ सकते, उसके बारे में फ़ौज के कुछ ऐसे उसूल हैं जो कभी नहीं टूटेंगे, ये उन्होंने भी कहा था। बहरहाल नाज़रीन, इस व्लॉग में यहाँ तक के लिए इतना ही। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।